मीथेन की बढ़ती मात्रा और तेजी से पिघलते ग्लेशियर, प्रदूषण से पैदा होती गर्मी और गायब होते ग्लेशियर। Almost 6 glaciers have vanished since 1980s. कश्मीर में ये लगातार सिकुड़ते थाजीवास ग्लेशियर के अवशेष हैं। झेलम को पानी देने वाली एक सहायक नदी अब खुद बड़ी मुश्किल में है। ऊपरी सिंधु बेसिन के इस इलाके में 14,000 से ज्यादा ग्लेशियर सिकुड़ते जा रहे हैं। मोहम्मद अयूब खताना भले ही वैज्ञानिकों की तरह ग्राफ या आंकड़े न दिखा सकें, लेकिन घाटी में भेड़ बकरियों के साथ घूमने वाले मोहम्मद भी जान चुके हैं कि जलवायु किस कदर बदल चुकी है। इलाके के कुछ ग्लेशियर उनकी आंखों के सामने गायब हुए हैं। अब 10 साल से बर्फ और पानी यहाँ का कम होता जा रहा है। पहले वाली बर्फ नहीं है, पूरा नाला जो है नाला बर्फ का भरा था लास्ट ग्लेशियर तक, तो अब वो बर्फ भी नहीं है। अब पानी का जो गहरा नाला था यहाँ पे चढ़ नहीं पाते थे हम, अब वो पानी भी ख़त्म हो गया जी, पानी भी कम हो गया और यहाँ की जो बर्फ़ है बर्फ़ भी बहुत कम हो गई, बहुत कम। 1985 की तुलना में आज कश्मीर के कई बड़े ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं। बीते 20 साल में रफ्तार और भी ज्यादा तेज हुई है। So we have almost 14,000. जम्मू कश्मीर इलाके में करीब 14,000 ग्लेशियर हैं। कश्मीर वैली का एक छोटा सा हिस्सा ऊपरी सिंधु बेसिन को पानी देता है। 1980 के दशक से अब तक यहाँ के करीब 6 ग्लेशियर गायब हो चुके हैं। सैटेलाइट डेटा में ये भी दिखता है। इनमें से 4 ग्लेशियर तो सन 2000 के बाद खत्म हुए हैं। बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है, लेकिन कुछ अन्य कारक भी हैं। But there are many other factors associated with it. और जब ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के पीछे दूसरे फैक्टरों की बात आती है तो इसमें हम सब की गलतियां और मजबूरियां भी शामिल हैं। जलवायु को गर्म करने वाली ग्रीन हाउस गैसों यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, भाप और फ्लोरिनेटेड गैसों के उत्सर्जन के मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पर आता है। असल में ये ग्रीन हाउस गैसें एक कवच का काम करती हैं और पृथ्वी की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। इस तरह धरती का तापमान लगातार गर्म बना रहता है और इसका असर हमारे महासागरों पर भी पड़ता है और ग्लेशियरों पर भी। हिमालय और हिंदुकुश के ग्लेशियर इसी ताप की वजह से पिघल रहे हैं और इस ताप को पैदा करने में हम सब भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हर साल उत्तर भारत के जंगलों में लगने वाली आग और दिल्ली समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में उद्योगों और कंस्ट्रक्शन से पैदा होने वाला प्रदूषण हवा के साथ उड़ता हुआ पश्चिमी और पूर्वी हिमालय की चोटियों तक पहुंचता है। दिल्ली समेत भारत के करीब सभी इलाकों में बीते 10 साल में वाहनों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। इसके साथ ही तेल की खपत भी बढ़ी है। पेट्रोल, डीजल और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से पैदा होने वाली CO2 भी पूरी दुनिया को गर्म करने के लिए जिम्मेदार है। कुछ शोधों के मुताबिक भारत हर साल 27.7 करोड़ टन म्युनिसिपल कचरा पैदा करता है। इसका आधा हिस्सा कभी नदियों में जाता है तो कभी दुर्गंध से पटा पहाड़ बन जाता है। आखिरकार इस कूड़े से निकलने वाली मीथेन भी जलवायु को गर्म कर हमारे ग्लेशियरों को गला रही है। इसके साथ ही धूल, धुएं और रसायनों की कालिख बर्फ पर जमकर उसे तेजी से पिघला रही है। और ऐसा सिर्फ कश्मीर में नहीं हो रहा है। पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिमालय में अब गर्मियों के दौरान 4,500 मीटर की ऊंचाई पर भी बर्फ ना के बराबर दिखती है। भागीरथी को जन्म देने वाला गंगोत्री ग्लेशियर बीते 30 साल में 1,500 मीटर पीछे जा चुका है। बांग्लादेश की अहम नदी तीस्ता को ताजा पानी देने वाला सिक्किम का जेमू ग्लेशियर तेजी से बर्फ खोता जा रहा है। यह पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अफगानिस्तान से पूर्वोत्तर भारत तक फैले हिंदुकुश हिमालयन क्षेत्र में करीब 54,252 ग्लेशियर हैं। धरती का तीसरा ध्रुव कहे जाने वाले इस इलाके से ही रूखी गर्मियों के दौरान भी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और महाकाली जैसी नदियों को लगातार पानी मिलता है। लेकिन जिस तेजी से पहाड़ों की बर्फ घट रही है, उससे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का मौसम बदल रहा है। In the long run, if we have depleted... लंबे समय में ग्लेशियरों वाली जलधाराएं सूखी तो इलाके की खाद्य सुरक्षा पर असर होगा। will get impacted. अमेरिकी खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की 2021 में जारी हुई रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन
भारत, पाकिस्तान और म्यांमार समेत 11 देशों में हिंसा को बढ़ाएगा। ऊर्जा, भोजन और जल सुरक्षा के घटने से इन 11 देशों में गरीबी, जातीय और धार्मिक तनाव पैदा हो सकता है। सरकारों के प्रति असंतोष बढ़ सकता है, साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का जोखिम भी बढ़ सकता है। और इसका असर अब दिखने भी लगा है। कहीं गेहूं और धान की तैयार फसल डूब रही है, तो कहीं तैयार फलों के बागान आंधी तूफान से तबाह हो रहे हैं। कश्मीर का ही उदाहरण ले लें। अगर आप भारत में 1 किलो सेब खरीदेंगे तो बहुत मुमकिन है कि उसमें से 800 ग्राम सेब कश्मीर से आए हों। सेब उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है, लेकिन उसकी टोकरी में 80% से ज्यादा सेब कश्मीर से आते हैं। लेकिन सेब को खूब पानी चाहिए और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जमीन से पानी निकालना सबसे आसान लगता है। पूरे भारत के ज्यादातर किसान सिंचाई के लिए भूजल को ही निचोड़ने में लगे हैं, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं। पहले यहाँ सेब के बागानों में हर तरफ से पानी आता था, यहाँ नहरें थीं, लेकिन अब वो दौर गुजर चुका है। पानी का स्तर लगातार घटता गया और एक वक्त ऐसा आया जब नहरें सूख गईं। मजबूर होकर हमें सिंचाई के लिए बोरवेल लगाना पड़ा। ये काफी महंगा है। इसके लिए एक जनरेटर की जरूरत होती है जो पानी को नीचे से ऊपर खींचे, लेकिन इसके बावजूद पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाती। बरसात का तो कोई भरोसा ही नहीं है। बारिश तब होती है जब सेबों को उसकी जरूरत नहीं होती। ऐसे में फसल को नुकसान होता है। हमारी इमारतें और हमारे शहर भी इन ग्लेशियरों की ही देन है। ग्लेशियरों के भारी बोझ से पहाड़ दरकते हैं और टूटते हैं। इस तरह नदियों और समंदरों को सबसे अच्छी क्वालिटी की रेत मिलती है। इसी रेत से कंक्रीट भी मिलता है और हमें निर्माण के लिए बालू भी। पंजाब का विशाल मैदान, गंगा यमुना का दोआब या बिहार से लेकर बांग्लादेश तक की उपजाऊ जमीन, ये सब इन ग्लेशियरों से आई खनिज संपदा से समृद्ध हुई चीजें हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि 2050 तक, यानी आज के बच्चों के जवान होने तक का हिमालय और हिंदुकुश क्षेत्र में कोई ग्लेशियर नहीं बचेगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस स्थिति को टाल पाते हैं या नहीं। इको फ्रंटलाइंस के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।